हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिमरन जम्वाल और ये वीडियो क्लास 9th के बच्चों के लिए है। और ये सिविक्स की बुक का चैप्टर नंबर 3 है। कुछ बच्चों की बुक में चैप्टर नंबर 4 होगा, कुछ बच्चों की बुक में चैप्टर नंबर 3 होगा। जो पुरानी बुक्स हैं उसमें 4 है और जो नई बुक्स हैं उसमें 3 है, क्योंकि उनका जो फर्स्ट चैप्टर था वो डिलीट हो गया है। तो ये वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने अपने चैनल पे पढ़ा दिया, अगर आपने नहीं देखा तो आप वहाँ से जाके देख लो, क्योंकि हमने उस वीडियो में काफ़ी कुछ जो इस चैप्टर के बारे में है वो कवर कर लिया। तो चैप्टर का नाम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो चैप्टर हमें स्टार्ट करना है इस टॉपिक से, जो कि है वोटर लिस्ट। जब हमने यहाँ पे पिछली वीडियो में देख लिया था कि कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो बढ़ जाती हैं जब इलेक्शंस होती हैं, विच मीन्स कि एक कंट्री जो है वो छोटे 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 पार्ट्स में जब डिवाइड हो जाती है और सीट्स जो हैं वो रिजर्व हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस और वुमेंस के लिए। तो अब वोटर लिस्ट, तो जब एक बार कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो डिसाइडेड हो जाती हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है वो देखने का कि कौन वोट देगा और कौन वोट नहीं देगा। सो दिस डिसीजन कैन नॉट बी लेफ्ट टू एनीवन टिल द लास्ट डे। ऐसा नहीं है कि एंड डे पे आके पता लगता है, ऐसा नहीं है, ये बहुत लंबी प्रोसीजिंग होती है। दिस सो इन ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन द लिस्ट ऑफ वोटर्स हु आर एलिजिबल टू वोट इज प्रिपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शन इज गिवन टू एवरीवन। तो ऐसा नहीं है कि एंड में जाके पता लगता है कि कौन कौन वोट देगा कौन कौन नहीं। डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में क्या होता है, लिस्ट जो है वो पहले की ही प्रिपेयर हो गई होती है, इलेक्शन से पहले की, वो लोगों तक पहुंच भी गई होती है। एलिजिबल वोटर्स जो जो वोट देने जाएंगे, जैसे कि आपको पता है यूनिवर्सल रिटर्न फ्रेंचाइज के बेस्ड पे हमारी कंट्री में क्या दिए जाते हैं, वोट दिए जाते हैं। सो दिस लिस्ट इज ऑफिशियली कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्टोरल रोल, एंड इट इज कॉमनली नोन एज वोटर लिस्ट। सो कॉमनली इसको हम वोटर लिस्ट कहते हैं, लेकिन इसे ऐसे क्या कहते हैं, इलेक्टोरल रोल। जैसे आपके रोल नंबर्स होते हैं ना, वैसे ही इलेक्टोरल रोल। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर इट इज लिंक टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है ऐसा करना, एवरीवन शुड गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव। हर एक इंसान के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करें। तो जैसे कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था द प्रिंसिपल ऑफ द यूनिवर्सल रिटर्न फ्रेंचाइज, मैंने आपको बता दिया ना कि यूनिवर्सल रिटर्न फ्रेंचाइज के बेस्ड पे हमारे इंडिया में इलेक्शंस होते हैं। इन प्रैक्टिस इट मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड ईच वोट शुड हैव वन इक्वल वैल्यू। हर एक इंसान को वोट देने का हक है। किसको? एडल्ट वोटर को। एडल्ट वोटर को क्या करने का हक है? वोट देने का हक है। और हर एक वोट की वैल्यू कितनी होती है? सिर्फ एक। एक वोट एक वैल्यू। नो वन शुड बी डिनाई द राइट टू वोट विदाउट अ गुड रीज़न। कोई भी जो है राइट टू वोट का जो हक है वो डिनाई नहीं कर सकता किसी भी रीज़न के बिना। सो डिफरेंट सिटीजन्स डिफर फ्रॉम वन एंड अदर इन मैनी वेज। जो एक सिटीज़न होता है वो दूसरे सिटीज़न से काफ़ी अलग होता है, क्योंकि कुछ लोग रिच होते हैं, कुछ लोग पुअर होते हैं, कुछ हाईली एजुकेटेड होते हैं और कुछ पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये क्या करती हैं, एक सिटीज़न को दूसरे सिटीज़न से अलग बनाती हैं। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज़, जिसमें अलग अलग रिलीजियस के लोग रहते हैं, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं। तो ये लोगों की नीड्स एंड एस्पिरेशन, जो थिंकिंग होगी, जो आइडियोलॉजी होगी, वो भी डिफरेंट ही होगी। बट ऑल ऑफ देम आर ह्यूमन बींग्स विद देयर ओन नीड्स एंड व्यूज़। जैसे कि मैंने आपको बताया, हर एक इंसान ही है अपनी अपनी ज़रूरतों के साथ और अपनी अपनी सोच के साथ। दिस इज़ वाई ऑल ऑफ देम डिज़र्व टू हैव एन इक्वल से। इसीलिए माना कि अलग अलग होते हैं, कुछ रिच होते हैं, कुछ पुअर होते हैं, बट हैं तो ये इन द एट द एंड ये क्या है, ह्यूमन बींग्स हैं, और इनको इक्वल से इनको मिलना चाहिए, इक्वालिटी इनके साथ होनी चाहिए। तो जैसे कि हमारी कंट्री में जो 18 साल का इंसान होता है वो क्या करता है, वोट देता है। एंड एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू वोट रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट, क्लास, कलर, जेंडर। आपने पहले भी मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जो हर एक सिटीज़न है वो वोट दे सकता है। ऐसा नहीं है कि कास्ट के बेसिस पे डिसाइड होता है कि कोई वोट देगा, या कलर के बेसिस पे, या जेंडर के, या रिलीजन के बेसिस पे। माना कि पहले वुमेंस को राइट जो है वो नहीं था वोट करने का, बट अब वुमेंस को राइट भी है और उनके लिए सीट्स भी रिजर्व्ड हैं। सो सम criminals and the persons with unsound mind can बी डिनाइड द राइट टू वोट, बट ओनली इन अ रेयर सिचुएशन। हाँ, ऐसा हो सकता है, कोई भी डिनाई नहीं करता कि हमें वोट नहीं देना है। हो सकता है ऐसे लोग जो कि क्रिमिनल्स हों, या फिर थोड़े से उनको प्रॉब्लम हो, माइंड प्रॉब्लम हो उनके साथ, तो ऐसी सिचुएशन में कर देते हैं मना।
सो दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट की भी, जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं उनका नाम किस में हो, लिस्ट में हो। जैसे कि आपकी क्लास में आप जितने भी बच्चे हो, 60 बच्चे अगर आप अपनी क्लास में हो, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको रोल नंबर प्रोवाइड किया जाए, और जितने भी रोल नंबर होंगे उसमें सारे बच्चे 60 के 60 बच्चे होने चाहिए उस रोल नंबर, जैसे आपका अटेंडेंस रजिस्टर होता है उसमें। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? ये होती है आपकी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। वैसे ही सारे एलिजिबल वोटर्स जो हैं वोटर लिस्ट में हो, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? हमारे गवर्नमेंट की। हाँ, अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट लेती है कि वोटर लिस्ट में, इसमें वो क्या ऐड करते हैं, वो न्यू मेंबर्स जो होते हैं वो भी ऐड करते हैं, उनको भी ऐड करते हैं, जिनकी डेथ हो गई होती है उनको वहाँ से रिमूव करते हैं। तो ऐसा वो हर साल करते हैं, मतलब हर साल का मतलब ये है कि हर 5 साल के बाद वो ऐसा करते हैं। दिस इज़ डन टू इंश्योर दैट इट रिमाइंस अप टू डेट, कि वो अप टू डेट रहे। जैसे आपकी क्लास में क्या होता है, जब टीचर आपकी रोल नंबर अटेंडेंस रजिस्टर बना लेती है, तो जब आप नेक्स्ट क्लास में जाते हो फिर भी आपको रोल नंबर्स न्यू दिए जाते हैं। सो पहले पहले तो ऐसे लिस्ट होती थी, बट अब कुछ सालों से क्या हो रहा है, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो है वो इंट्रोड्यूस हो गए हैं। सो गवर्नमेंट है ट्राई टू गिव दिस कार्ड टू एवरीवन ऑन द वोटर लिस्ट। सो जितने भी लोग वोटर लिस्ट में होते हैं उनको क्या करती है गवर्नमेंट, ये कार्ड जो है वो प्रोवाइड करती है। अब हम फिर से क्लास की ही एग्जाम्पल लेंगे। जैसे आपकी क्लास में रोल नंबर के बेसिस पे आपको आपके आई कार्ड्स मिलते हैं ना आपको अपने आई कार्ड्स, तो वैसे ही इनको भी अपने आइडेंटिटी कार्ड्स जो है वो आई कार्ड जो है वो मिलते हैं। तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे क्लास में टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सब बच्चों को मिलने चाहिए, वैसे ही गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी उस लिस्ट में हैं बच्चे उन सबको क्या मिलने चाहिए, ये कार्ड मिलने चाहिए। सो द वोटर आर रिक्वायर्ड टू कैरी दिस कार्ड। तो वोटर को ये अपने साथ रखने होते हैं जब वो वोट देने जाएगा। बट ऐसा अभी नहीं है, क्योंकि इतना कंपल्सरी नहीं है कि आप इन कार्ड्स को अपने साथ रखो जब आप वोट देने जाओगे। आप अपने बाकी जो आपकी आइडेंटिटी प्रूफ्स हैं, जैसे कि राशन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इनको भी आप क्या कर सकते हो, दिखा के वोट दे सकते हो। अब हमने देख लिया कि वोट कौन देगा, कैसे इंडिया डिवाइड होता है। अब देखते हैं कि जो कैंडिडेट है वो किस बेसिस पे नॉमिनेट होता है, या कैसे जो कैंडिडेट है वो नॉमिनेट होता है। हमने ऊपर पढ़ लिया दैट इलेक्शन पीपल शुड हैव अ रियल चॉइस। तो इलेक्शन पे लोगों की क्या होनी चाहिए, रियल चॉइस होनी चाहिए। कोई डर्टी ट्रिक्स से नहीं कोई भी इलेक्शंस हो सकती। तो दिस हैपन ओनली व्हेन देयर आर ऑलमोस्ट नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द एवरी वन टू कंटेस्ट एन इलेक्शंस। तो ये तभी हो सकता है जब कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो कि तुम नहीं बन सकते, तुम शेड्यूल कास्ट को, तुम कैंडिडेट नहीं खड़े हो सकते। अब तो ऐसा नहीं है, अब सबको रिजर्वेशन मिली है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल राइट, ओबीसीज, वुमेन्स को, ये भी खड़े हो सकते हैं। तो ऐसा तभी हो सकता है, लोगों की रियल चॉइस तभी बन सकती है जब क्या हो, कोई भी इंसान क्या हो सके, खड़ा हो सके इलेक्शंस के लिए। सो दिस सिस्टम, सो व्हाट आर सिस्टम प्रोवाइड्स, जो हमारा सिस्टम है इंडिया का वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है। anyone who can be a voter can also become a कैंडिडेट इन द इलेक्शंस। सो जो वोट कर रहा है वो, जैसे इस साल वो वोट करे तो अगले साल एज वो कैंडिडेट भी खड़ा हो सकता है। अगले साल का मतलब है 5 साल के बाद जब इलेक्शंस होंगी। सो ओनली डिफरेंस इतना होता है, किसका डिफरेंस होता है, एज डिफरेंस होता है। जैसे आप 18 साल के बाद वोट देने जाते हो, वैसे ही आपको 25 साल के बाद क्या हुआ है, कैंडिडेट 25 साल की उम्र में या उसके बाद आप कैंडिडेट एज अ कैंडिडेट खड़ा हो सकते हो। सो इट, जैसे कि वोटिंग का 18 साल है। सो देयर आर सम अदर रिस्ट्रिक्शंस हैं ऑन क्रिमिनल्स की। अगर आप कोई क्रिमिनल हो, अगर आपने कोई मर्डर किया, आपका केस है, तो आप नहीं खड़े हो सकते, ऐसी रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। बट दिस अप्लाइज इन वेरी एक्सट्रीम केसेस में ऐसा होता है। पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट देयर कैंडिडेट हु गेट द पार्टी सिंबल। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो क्या करती हैं, अपना कैंडिडेट क्या करती हैं, नॉमिनेट करती हैं, और उसको सिंबल मिलता है और उसको सपोर्ट मिलता है उस पार्टी का। पार्टी जो नॉमिनेशंस होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, पार्टी टिकट, की इस बंदे को पार्टी टिकट मिल चुकी है, अब ये कैंडिडेट खड़ा हो सकता है। एवरी पर्सन हु विश टू कंटेस्ट एन इलेक्शन हैज़ टू फिल अ नॉमिनेशन फॉर्म। किसी को भी अगर खड़ा होना है एज अ कैंडिडेट तो उसको नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो भरना पड़ता है, एंड गिव सम मनी एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। सो कुछ पैसे देने पड़ते हैं एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। एंड रिसेंटली अ न्यू सिस्टम ऑफ डिक्लेरेशन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड ऑन डायरेक्शन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन से एक न्यू सिस्टम जो है वो डिक्लेयर हो गया है। जैसे कि एवरी सिटीजन कैंडिडेट हैज़ टू मेक अ लीगल डिक्लेरेशन। सबको इलीगली डिक्लेयर करना पड़ेगा। किन के लिए, ये 3 चीज़ों के लिए। देखते हैं ये चीज़ें क्या हैं। फर्स्ट कि उनका कोई क्रिमिनल केस नहीं चल रहा है कोर्ट में। सेकेंडली उनको डिटेल्स जो है वो बतानी होगी कि उनके पास कितनी ज़मीन है वगैरह वगैरह। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो भी उनको अपनी देनी पड़ेगी। सो दिस इन्फॉर्मेशन हैज़ टू बी मेड पब्लिक। सबको पता होती है ये इन्फॉर्मेशन के बारे में। अगर ऐसा कि कोई बोले कि चोरी छुपे
मेरा कोई केस चल रहा है, किसी को नहीं पता, तो मैं खड़ा हो जाता हूँ एज अ कैंडिडेट, पेंडिंग है मेरा केस, तो कोई ऐसा इंसान जो है वो नहीं खड़ा हो सकता इलेक्शंस में। दिस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द वोटर टू मेक देयर डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट। तो ये लोगों को क्यों इन्फॉर्मेशन बताई जाती है? क्योंकि इस बेसिस पे लोग जो हैं वो क्या करते हैं, अपना कैंडिडेट चूज करते हैं। अब इलेक्शन कैंपेन भी होती है, वोटर हो गए, कैंडिडेट खड़ा हो गया, अब इलेक्शन कैंपेन भी होगी। इलेक्शन कैंपेन क्या होती है? इलेक्शंस के पहले जो कैंडिडेट्स होते हैं वो कैंपेन्स करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, लोगों के साथ बातचीत करते हैं ताकि लोग क्या है उनको वोट दें। सो मेन पर्पस होता है इलेक्शन का कि लोग अपनी चॉइस का रिप्रेजेंटेटिव चूज करें जो गवर्नमेंट बनाएगा और जो उनके लिए पॉलिसीज बनाएगा। सो देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ फ्री एंड ओपन डिस्कशन अबाउट व्हाट इज बेटर रिप्रेजेंटेटिव एंड विच पार्टी विल मेक अ बेटर गवर्नमेंट और व्हाट गुड पॉलिसीज़। तो अब क्या होती है, ये नेसेसरी है कि फ्री एंड ओपन डिस्कशन हो कैंडिडेट्स लीडर्स के बीच में, लोगों के और लीडर के बीच में भी। तो इट इज़ व्हाट कॉल्ड ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन। तो ऐसा ही इलेक्शन कैंपेन के बीच में होता है। जैसे हमने देखा था कि जब इलेक्शन कैंपेन हो रही थी हरियाणा में, वीडियो 1 में है ये, कि हरियाणा में जब हो रही थी तो उन्होंने भी मीटिंग बुलाई थी लोगों की। उसमें उन्होंने प्रोमिस किया कि मैं आपके सारे लोन्स वगैरह जो है वो ख़त्म कर दूंगा, इसलिए लोगों ने उसे जिताया। तो ऐसी कैंपेन्स जो है वो होती है। In our country, such campaigns take place for 2 or 3 periods between the announcement of the finalists के announcement बिटवीन के बीच में क्या करते हैं कि 2-3 हफ्तों तक ये कैंपेन जो है वो करते हैं। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड कैंडिडेट कंटेस्ट देयर वोटर्स, पॉलिटिकल लीडर्स एड्रेस इलेक्शंस, मीटिंग एंड पॉलिटिकल पार्टीज मोबिलाइज देयर सपोर्ट। तो ये क्या करते हैं, मीटिंग्स वगैरह करते हैं। अब इस पीरियड में न्यूज़पेपर और टेलीविज़न जो हैं वो भी इलेक्शन के रिलेटेड ही स्टोरीज और डिबेट्स जो हैं वो करते हैं कि आज ये नेता यहाँ जाके मीटिंग कर रहा है, उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने वैसा कहा, जो लोग नहीं वहाँ पे मीटिंग में आए उन बाकी को भी बताने के लिए। बट इलेक्शन कैंपेन इज नॉट लिमिटेड टू द ओनली फॉर 2 वीक्स। 2 वीक्स के लिए ही लिमिटेड नहीं होती है। पोलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो अपनी प्रिपरेशन पहले से ही 1 महीना पहले या फिर ऐसे स्टार्ट कर लिए होती है उन्होंने अपनी। इन इलेक्शन कैंपेन पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू फोकस ऑन पब्लिक अटेंशन। अब वो क्या कहते हैं, इस कैंपेन का क्या बेसिकली मतलब होता है कि उनको पब्लिक की अटेंशन मिले और वो उन्हीं चीज़ों पे अटैक करते हैं, पब्लिक की उसी चीज़ों पे, उस वीक में बोलते हैं ना कि एक वीकर पॉइंट में बंदे की अटैक करना चाहिए कि बंदा पूरा ही पूरा हार जाए। वैसा ही वो करते हैं, पब्लिक के जो बड़े बड़े इश्यूज होते हैं उनके रिलेटेड ही उनसे बातचीत करते हैं और उनके रिलेटेड ही क्या करते हैं, प्रोमिस करते हैं उनसे। जैसे कि हमने हरियाणा वाले उसमें देखा था, जो देवी लाल थे, उन्होंने लोगों की जो एक वीकर सेक्शन थी, जो बड़ा इश्यू था लोगों का, वो क्या था, लोन। सो लोन के ऊपर ही उन्होंने क्या किया कि हम आपके लोन्स जो हैं वो ख़त्म कर देंगे। सो लेट टू कैच सम ऑफ द सजेशन स्लोगन्स गिवन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ की क्या क्या उन्होंने दिए हैं। तो 1971 में कांग्रेस पार्टी की जो लीडर थी इंदिरा गांधी, उन्होंने स्लोगन दिया था गरीबी हटाओ, क्योंकि 1971 में बहुत सारी पॉवर्टी जो थी वो इंडिया में हो गई थी। सेकेंड, उसके बाद ही 1977 में जनता पार्टी ने स्लोगन दिया सेफ डेमोक्रेसी, क्योंकि एमरजेंसी जो थी वो इंदिरा गांधी ने लगाई थी, तो इसीलिए, क्योंकि एमरजेंसी के दौरान लोगों को बहुत स्लेव्स की तरह ट्रीट किया जाता था, तो इसीलिए कि सेफ डेमोक्रेसी। सो लेफ्ट फ्रंट यूज द स्लोगन, जो लेफ्ट फ्रंट थी उन्होंने यूज़ किया स्लोगन लैंड टू द टिल्लर, वेस्ट बंगाल असेंबली में, जो कि 1977 में हुई थी। और एक एंटी रामा राव, उन्होंने क्या किया था, एक स्लोगन दिया प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगु। ये तेलुगु दिसाम पार्टी के जो थे वो आंध्र प्रदेश में लीडर थे, जो कि एक आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शंस में 1983 में खड़े हुए। तो डेमोक्रेसी इज द बेस्ट टू लीव पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट फ्री टू कंडक्ट द इलेक्शन कैंपेन्स दैट दे वांट टू। तो डेमोक्रेसी क्या करती है, खुला छोड़ देती है कि इनको पॉलिटिकल पार्टीज को और कैंडिडेट्स को कि अपने तरीके से वो अपनी इलेक्शन कैंपेन कर सकें, बट कुछ रेगुलेशंस का उन्हें क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि फेयर तरीके से वो कैंपेन करें। फर्स्ट, वो किसी को थ्रेटन नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते। अपील टू दैम इन द नेम ऑफ द कास्ट, किसी से भी वोट्स की डिमांड वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट और रिलीजन नहीं कर सकते। गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को वो नहीं यूज़ कर सकते। 25 लाख तक वो मनी स्पेंड कर सकते हैं लोकसभा वाले, उससे ज़्यादा नहीं। और कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली में 10 लाख तक के पैसे वो खर्च कर सकते हैं कैंपेन में। सो दे डू सो देयर इलेक्शन कैन बी रिजेक्टेड बाय द कोर्ट। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनकी इलेक्शन जो है वो कैंसिल हो जाएंगी। उसके बाद भी कि अगर वो जीते होंगे, गवर्नमेंट में होंगे, तब भी अगर पता लग गया कि उन्होंने कोई डर्टी ट्रिक्स यूज़ करके किया। सो इन एडिशन टू द लॉज, ऑल द पोलिटिकल पार्टीज इन अ कंट्री हैव टू एग्री टू अ मॉडल ऑफ कंडक्ट
कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शन कैंपेन, जो कि हैं कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, मतलब कि इन चीज़ों का क्या करना है, पालन करना है इलेक्शन कैंपेन के दौरान, कि किसी भी वर्शिप प्लेस पे, किसी भी मंदिर में, गुरुद्वारा में, चर्च में ये डिस्कशन मीटिंग्स प्रोपोगंडा नहीं कर सकते। सेकंड, ये कोई भी गवर्नमेंट का व्हीकल या फिर एयरक्राफ्ट नहीं यूज़ कर सकते। थर्ड, इलेक्शंस आर अनाउंस्ड, मिनिस्टर शैल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन्स। अब जब इलेक्शंस आर अनाउंस्ड, जब इलेक्शंस अनाउंस हो जाएंगी, मिनिस्टर शैल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ एनी प्रोजेक्ट टेकन एनी बिग पॉलिसी डिसीजंस। इलेक्शन अनाउंस होने के बाद वो ऐसी कोई भी पब्लिक फैसिलिटीज़ जो है वो लोगों को प्रोवाइड नहीं कर सकते, जैसे कि कोई प्रोजेक्ट शुरू कर दिए या कोई डिसीजन ले लिया, वो नहीं कर सकते जब तक वो गवर्नमेंट में नहीं आएंगे। अब पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। अब हमने देखा कि भाई कैंडिडेट भी चूज़ हो गया, वोटर लिस्ट भी आ गई, वोट देने लोग जा रहे हैं। अब पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स, अब लोग वोट देने जा रहे हैं। अब फाइनल स्टेज जो होती है इलेक्शंस की, वो होती है वोट कास्टिंग, जिसको हम बोलते हैं पोलिंग देयर वोट, जिसको हम बोलते हैं कास्टिंग देयर वोट। अब वो फाइनली जो दिन आ गया है इलेक्शंस वोट देने का इस चैप्टर का, तो जिसे हम बोलते हैं इलेक्शन डे। एवरी पर्सन जो उस वोटर लिस्ट में होता है, वो नियर बाय पोलिंग बूथ्स, जहाँ पे उनका बना होता है कि उनको इस जगह पे जाके जो है वो वोट देना है, वो सारे के सारे लोग वहाँ पे आते हैं वोट देने। जो पोलिंग बूथ्स हैं वो कहाँ पे बनते हैं, मेनली लोकल स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में, या फिर गवर्नमेंट ऑफिसेज में। सो वंस द वोटर गोज इनसाइड द बूथ आप मान लो कि रूम के अंदर जब एक बार जो वोटर है वो चला गया, पुटर मार्क, उसकी फिंगर पे आप देखते हैं क्या होता है, एक मार्क लगाया होता है ऐसे करके, और एक एजेंट जो है ईच कैंडिडेट का वहाँ पे बैठा होता है पोलिंग बूथ पे, और इंश्योर करता है कि जो वोट है वो फ्री मैनर में लोग दे रहे हैं। उसके बाद अर्लियर द वोटर यूज टू इंडिकेट हु दे वांटेड टू वोट। उसके बाद वो जाता है अंदर, भाई निशान भी लग गया उसके हाथ में, और निशान इसलिए लगाते हैं ताकि वो फिर से कहीं वोट देने ना वापस आ जाए। तो ये प्रूफ होता है कि अगर जिसकी उंगली पे निशान होगा, इट मीन्स उसने एक बार वोट कास्ट कर दिया। तो अब वो देने जाते हैं। अब वहाँ पे क्या होता है, उसको क्या करना पड़ता है, स्टैंप लगानी पड़ती है एक बैलेट पेपर पे। एक पेपर होता है, जैसे कि यहाँ पे गुलाब बना है बीजेपी का, यहाँ पे हाथ बना है, तो उनको क्या करना है, स्टैंप लगानी है। जैसे अगर मुझे इसको वोट देना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, अपनी स्टैंप लगा दूँगी। इसका मतलब होगा कि मैंने इसको वोट दिया। सो जो पीस ऑफ पेपर था उसमें क्या होता था, नेम ऑफ द कंटेस्टेंट, कैंडिडेट का नाम होता था, उसका पार्टी सिंबल होता था और पार्टी का नाम। बट अभी जो है वो ईवीएम, आपको याद रखना है कि ईवीएम क्या होते हैं। ईवीएम होती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो यूज टू रिकॉर्ड द वोट्स। ये वोट को रिकॉर्ड करने में मदद करती है। ये क्या होती है, ये मशीन होती है जिसमें कि नाम होता है कैंडिडेट का और सिंबल होता है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट टू हैव देयर ओन सिंबल अलूटेड बाय इलेक्शन ऑफिस। जो इंडिपेंडेंट होता है कैंडिडेट, उसके पास भी क्या होती है, उसकी खुद की पार्टी का नाम और सिंबल होता है उसके पास भी, जो कि उसको इलेक्शन ऑफिशियल्स ने दिया होता है। सो ऑल द वोटर हैज़ टू डू द प्रेस। अब पहले आपको मैंने बताया कि स्टैंप देते हैं। अब क्या होता है, भाई ये मशीन है, यहाँ पे ये बटन्स लगे हुए हैं 4, और ये अलग अलग पार्टीज़ हैं। तो अब मुझे अगर इसको वोट देना है, तो मैं इसका जो है वो ऐसे प्रेस कर दूँगी बटन, तो मेरा वोट उनके तरफ चला गया। सो वंस द पोलिंग इज़ ओवर, जब वोट वगैरह देना सब कुछ ख़त्म हो जाता है, तो अब जो ईवीएम्स होती हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स होती हैं, उनको सील कर दिया जाता है और उनको सिक्योर प्लेस पे रख दिया जाता है, क्योंकि कुछ दिनों बाद क्या होनी होती है, उसकी क्या होनी होती है, काउंटिंग होनी होती है। सो ईवीएम फॉर्म अ कॉन्स्टिट्यूएंसी आर ओपन फिक्स डेट पे। ईवीएम जो हैं वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज की ओपन होती है, और वोट को क्या करते हैं, काउंट करना शुरू कर देते हैं। हर एक पार्टी का जो कैंडिडेट होता है वो वहाँ पे प्रेजेंट होता है, देखने के लिए कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा और काउंटिंग अच्छे से तो हो रही है कि नहीं। फिर कैंडिडेट हु सिक्योर द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोटर फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूंसी इज डिक्लेयर इलेक्टेड। जिस कैंडिडेट की सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वोट्स जिसके फेवर में आए होते हैं, उसको क्या कर देते हैं, वो इलेक्ट गया होता है, उसकी गवर्नमेंट जो है वो बन चुकी होती है, वो जीत गया होता है बंदा। इन अ जनरल इलेक्शन यूजुअली द काउंटिंग ऑफ वोट्स इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूंसी टेक प्लेस एट द सेम टाइम ऑन द सेम डे। जनरल इलेक्शंस में जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की जो काउंटिंग होती है वो एक ही दिन होती है, एक ही समय पे। टेलीविज़न चैनल्स, रेडियो, वो सारे रिपोर्ट दे रहे होते हैं कि अभी इस पार्टी, आपने देखा होगा ना जब इलेक्शंस होती हैं तो वो बताते हैं कि अभी इसको इतने वोट मिले हैं और इसको अभी इतने वोट मिले हैं, ये इसको टक्कर देने की कोशिश है। ये
सब कुछ जो है वो टेलीविजन न्यूज़पेपर में आता रहता है आए दिन। सो विद इन फ्यू आवर्स द काउंटिंग ऑल द रिजल्ट आर डिक्लेयर्ड, इट बिकम क्लियर एज टू whom विल फॉर्म द नेक्स्ट गवर्नमेंट। कुछ समय बाद ही क्या होती है, काउंटिंग खत्म हो गई होती है, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया होता है और गवर्नमेंट जिसकी किसकी बननी है हमें पता लग गया होता है। अब पढ़ते हैं हम इसका 4.3, व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक। तो जैसे कि हमने अब बहुत कुछ पढ़ लिया है, अनफेयर प्रैक्टिस इन इलेक्शंस में, न्यूज़पेपर टेलीविजन रिपोर्ट्स ऑफर रेफर्स टू सच एलिगेशंस, जो न्यूज़पेपर टेलीविजन में आ जाता है अगर किसी ने भी मिसयूज़ किया हो तो। जैसे कि मोस्ट ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर अबाउट, किसके अबाउट होती हैं कि इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम एंड एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन नेम इन द वोटर लिस्ट, जो गलत नाम जो है वो दे दिया होता है इन केस ऑफ जेन्युइन नेम। सो मिसयूज़ किया होता है गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ का ऑफिशियल बाय द रूलिंग पार्टी। जो रूलिंग पार्टी होती है उसने गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ और ऑफिशियल्स का मिसयूज़ किया होता है, एक्सेसिव यूज़ कर दिया होता है उसने अपनी मनी का। जितनी मनी कही होती है, आप 25 लाख कही है तो उसने 25 लाख से ज़्यादा जो है वो क्या कर दिया है, खर्च कर दिया है। सो इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स एंड द रिगिंग ऑन द पोलिंग डे, कि वोटर्स को ख़रीदा गया है या पोलिंग डे पे कुछ गलत चीज़ हुई है, मिसयूज़ किया गया है मशीन्स का। तो ये जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे न्यूज़पेपर वगैरह में आती रहती हैं अगर कोई ऐसा केस होता है कि किसी ने चीटिंग की है या कुछ भी ऐसा। सो मैनी ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर करेक्ट, कुछ रिपोर्ट्स हैं वो करेक्ट होती हैं, बट वी फील अनहैप्पी व्हेन वी रीड। जब हम ऐसी रिपोर्ट्स देखते हैं तो हमें ऐसा मतलब दुख होता है ये चीज़ें देख के, बट फॉर्चुनेटली दे आर नॉट ऑन सच अ स्केल्स एज टू डिफीट द पर्पस, वेरी पर्पस ऑफ द इलेक्शंस। लेकिन ये इतने पैगामे पे नहीं होता। सो इट बिकम क्लियर इफ वी आस्क अ बेसिक क्वेश्चन, कैन अ पार्टी विन एन इलेक्शन एंड कम टू पावर नॉट बिकॉज इट वाज अ पॉपुलर सपोर्ट बट थ्रू इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई पार्टी इलेक्शंस इसलिए जीत पाई है क्योंकि वो उसने इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस मतलब कि गलत उपयोग किया है? कोई पावरफुल होने की वजह से क्या उसमें नहीं आ सकती, पार में नहीं आ सकती कोई पार्टी? नहीं, ऐसा भी हो सकता है। सो दिस इज वेरी विजुअल क्वेश्चन, लेट अस एग्जामाइन। तो चलो देखते हैं यहाँ पे इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। सो एक सिंपल वे है चेक करने का, वन सिंपल वे वाज चेकिंग वेदर द इलेक्शंस आर फेयर, देखने का कि कौन जो है वो इलेक्शंस कंडक्ट करवा रहा है। क्या वो एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है और द गवर्नमेंट और द रूलिंग पार्टी इन्फ्लुएंस कर रही है, प्रेशराइज कर रही है। तो ये बहुत से क्वेश्चंस हैं, तो इनका सिंपल एक आंसर है, इज़ क्वाइट पॉजिटिव फॉर आवर कंट्री। बट इनका जो एक आंसर है वो क्या है कि हमारी कंट्री के लिए ये बहुत ही पॉजिटिव आंसर, क्योंकि हमारी कंट्री में जो इलेक्शंस हैं वो इंडिपेंडेंटली कंडक्ट करवाई जाती हैं, किसके अंडर? इलेक्शन कमीशन के अंडर। तो ये कुछ इट इन्जॉय सम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस, इनको कुछ एक इंडिपेंडेंस होती है, कुछ ये पावर जो है वो क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं, जैसे कि जुडिशरी इंजॉय करती है। सो चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करता है। और जब भी इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हो जाता है तो ये किसी को भी आंसरेबल नहीं होता, not even the president or not even the government. So even if the ruling party or the government do not like, अगर रूलिंग पार्टी या गवर्नमेंट जो है वो कमीशन को नहीं पसंद करती, फिर भी वो रिमूव नहीं कर सकती कमिश्नर को। वेरी फ्यू इलेक्शन कमीशन इन द वर्ल्ड हैव सच वाइड रेंजिंग पावर एज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कुछ ही ऐसे इलेक्शन कमीशन होते हैं पूरे वर्ल्ड में जो कि उतनी रेंज ऑफ पार जो क्या क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं जितनी कि एक इंडिया में इलेक्शन कमीशन करता है। अब देखते हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन टेक डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ कंडक्ट कंट्रोल ऑफ द, जो इलेक्शन कमीशन होता है वो इलेक्शंस की जितनी भी प्रोसीजिंग होती है उस पर डिसीजन लेता है, कंट्रोल करता है, कंडक्ट करवाता है कि कब अनाउंसमेंट होगी इलेक्शंस की, कब डिक्लेयर किया जाएगा रिजल्ट। तो ये सब कुछ कौन करता है? इलेक्शन कमिश्नर। इफ इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिशेस एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वायलेट्स इट। और कोई भी अगर जो रेगुलेशंस होती हैं उनको वायलेट करता है तो ये उसकी पनिशमेंट जो है वो भी बताता है। सो इलेक्शन पीरियड के दौरान इलेक्शन कमीशन कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडेंस। इसके दौरान जो गवर्नमेंट को इलेक्शन कमीशन क्या करता है? गाइडेंस बोलता है कि आपको ये फॉलो करनी है। मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट पावर टू इन्हांस इट्स चांस टू विन इलेक्शंस और ट्रांसफर सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो वो क्या कर नहीं कर सकते कि मिसयूज, जैसे कि हमने देखा था पहले कि किसी भी गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट का वो जो यूज़ नहीं कर सकते इलेक्शंस जीतने के लिए। व्हेन वन इलेक्शन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ ईसी एंड नॉट द गवर्नमेंट। सो जब एक बार इलेक्शंस की जो ड्यूटी है वो किसको दी जाती है? इलेक्शन कमीशन को, ना ही
गवर्नमेंट को, जो सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो किसके अंडर काम करते हैं, इलेक्शन कमीशन के, ना ही किसी गवर्नमेंट के, क्योंकि अगर फ्रेश इलेक्शंस हो रही हैं तो कोई भी अभी तक, इसका मतलब है कि इंडिया में गवर्नमेंट नहीं है, इसलिए वोटिंग्स हो रही हैं। अभी 15 साल से क्या हो रहा है, इलेक्शन कमीशन हैज़ बिगेन टू एक्सरसाइज ऑल इट्स पावर एंड इवन एक्सपैंडेड दैम। अब 15 सालों से अभी क्या हो रहा है कि इलेक्शन कमिश्नर की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इट इज़ वेरी कॉमन नाउ फॉर द इलेक्शन कमीशन टू री प्रिमांडेड द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर देयर लेप्सिस। तो ये बहुत ज़्यादा इजी है, कॉमन है कि वो किसी भी गवर्नमेंट को कहता है कि आपने कुछ गलत किया है या किसी एडमिनिस्ट्रेशन को, तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है किसका, इलेक्शन कमीशन के लिए। व्हेन इलेक्शंस ऑफिशियल्स केम टू द ओपिनियन दैट पोलिंग वाज नॉट फेयर इन सम बूथ्स और इवन ऑन कॉन्स्टिट्यूंसी, दे ऑर्डर अ रीपोल। अगर कोई कहता है कि मिसलीड किया गया है, मिसयूज़ किया गया है, इलेक्शन पोलिंग में कुछ अनफेयर प्रैक्टिसेस हुई हैं, तो ये रीपोल भी कर सकते हैं कि फिर से वहाँ पे इलेक्शंस होंगी। सो रूलिंग पार्टी ऑफ्टन, अगर रूलिंग पार्टी जो है वो इस चीज़ को नहीं भी क्या करती, पसंद करती कि हम नहीं करवाएंगे फिर से इलेक्शंस, हमें नहीं अच्छा, उनको नहीं लगता, फिर भी इलेक्शंस होती हैं और उनको क्या करना पड़ता है, ओबे करनी पड़ती है जो इलेक्शन कमीशन कहता है। दिस वुड नॉट हैव बीन हैपन अगर हमारी इलेक्शन कमीशन जो है वो इतनी पावरफुल इंडिपेंडेंट नहीं होती। तो पावरफुल पार्टिसिपेशन, पॉपुलर पार्टिसिपेशन सॉरी, another way to check the quality of the election process, whether people participated in it with enthusiasm or not। तो एक और वे है जैसे हम कर सकते हैं कि जो पार्टिसिपेशन है लोगों की वो अपनी चाहत से, दिल से हुई है कि नहीं। सो इफ़ द इलेक्शन प्रोसेस इज़ नॉट फ्री और फेयर, पीपल विल नॉट कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट। लोग खुद ही नहीं पार्टिसिपेट करते अगर फ्री और फेयर तरीके से नहीं हो रही हो। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कुछ चार्ट्स हैं। फर्स्ट है वोटर टर्नआउट इन इंडिया एंड द यूके। आप देख सकते हो कि ब्लू वाली लाइन जो है वो इंडिया की है, ये कांस्टेंट ही है नॉर्मली, और पिंक वाली इसकी जो नीचे आ रही है। अब क्या है इसमें, चलिए पढ़ते हैं, साथ साथ में फोटो देखते जाएंगे, साथ साथ में पढ़ने जाएंगे। टर्नआउट फिगर, इसका मतलब ये है कि इसका कि लोग जो हैं वो वोट देने नहीं जाते, कम कर रहे हैं वोट में पार्टिसिपेशन अपनी। पीपल पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस एंड यूजुअली मेजर बाय द वोटर टर्नआउट फिगर। टर्नआउट इंडिकेट द परसेंट ऑफ एलिजिबल वोटर हु एक्चुअली कास्ट देयर वोट। कितने एलिजिबल वोटर्स हैं और कितने एक्चुअली कास्ट कर रहे हैं वोट। टर्नआउट फिगर का मतलब वही होता है कि लोग वोट देने नहीं जा रहे हैं। कितने वोटर इलेक्शन जो है वो एलिजिबल हैं वोट इलेक्शन में वोट देने के लिए, और कितने लोग वोट दे रहे हैं। इसका मतलब ये हो जाता है कि कितने वोटर्स वोट देते हैं टोटल, कितने, और कितने लोग जो हैं वो वोट देने के लिए एलिजिबल हैं। ओके, सो 50 ईयर्स द टर्नआउट जो कि नॉर्थ यूरोप और यूरोप और नॉर्थ अमेरिका हैज़ डिक्लाइन। जो इसका टर्नआउट है वो कम होता जा रहा है क्योंकि लोग अपनी पार्टिसिपेशन कम कर रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। इन इंडिया टर्नआउट हैज़ इधर रिमेन्ड स्टेबल और एक्चुअली गोन अप। बड़ा है यहाँ तो स्टेबल रहा है, ऐसा डिक्लाइन में नहीं गया है। बट आप ये तक सकते हैं यूके का डिक्लाइन में जा रहा है। अब सेकेंड इमेज देखते हैं, वोटर टर्नआउट इंडिया एंड यूएस बाय सोशल ग्रुप्स। तो आप देख सकते हैं अपर कास्ट, ओबीसी, सोशल ग्रुप मतलब कि कौन किस किस ग्रुप से जो है वो टर्नआउट हो रहा है। अपर कास्ट वाले इतने 80 ये इंडिया में, और ये यूएस में। इंडिया द पुअर एंड द एलिजिबल और अंडर प्रिविलेज्ड पीपल वोट इन लार्ज प्रोपोर्शन एज कम्पेयर टू द रिच एंड द प्रिविलेज सेशंस। तो हमने देखा कि इंडिया में जो पुअर लोग हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा पार्टिसिपेशन करते हैं अच्छे से एज़ कम्पेयर टू द रिच एंड द प्रिविलेज सेशंस। जैसे कि हमें यूएस में देखा, पुअर पीपल, अफ्रीकन अमेरिकन एंड हिस्पैनिक्स वोट मच लेस देन रिच एंड द वाइट पर्सनस। तो इन्होंने कम वोट दिया है एज़ कम्पेयर टू द रिच एंड द वाइट लोगों। थर्ड, पहले फिगर देखते हैं। डू यू थिंक योर वोट मेक अ डिफरेंस, हैज़ इफेक्टेड, कि इफ़ेक्ट होता है 67%, हैज़ नो इफ़ेक्ट, कि हमारे वोट देने से कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला, नहीं पता, 15% लोगों को नहीं पता। कॉमन पीपल इन इंडिया अटैच्ड अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू इलेक्शंस। जो कॉमन लोग हैं वो मानते हैं कि हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, अगर हम वोट नहीं देंगे तो एक वोट कम हो जाएगा, क्या पता आपके एक वोट से किसी की पार्टी जो है वो जीत जाए। सो दे फेल दैट थ्रू इलेक्शंस दे कैन बी ब्रिंग प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज टू अडॉप्ट पॉलिसीज़। उनको लगता है कि अगर वो
इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो पॉलिटिकल पार्टी पे क्या कर देते हैं, प्रेशर बना देते हैं कि वो पॉलिसीज़ उनके लिए बनाएं और उनके फेवर में प्लान्स प्रोग्राम्स जो हैं वो बनाएं। दे ऑल्सो फील दैट देयर वोट मैटर इन द वे थिंग्स आर रन इन द कंट्री। उनको लगता है कि उनका जो वोट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अब फोर्थ वन है दोज हु पार्टिसिपेटेड इन एनी इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटी इन इंडिया। 1996 में सिर्फ 8, 98 में 13, 99 में 20, एक मिनट 21 और 2004 में 22। फोर्थ पॉइंट देखते हैं कि इसमें क्या बताया। इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़। अब जो वोटर्स हैं वो अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में। जैसे कि इलेक्शन कैंपेन होती है तो लोग जो हैं वो वहाँ पे बढ़ा चढ़ा के अपना हिस्सा देते हैं और खुद को उसी पार्टी का हिस्सा भी कभी कभी मान लेते हैं। ड्यूरिंग 2004 इलेक्शंस मोर देन 1/3 वोटर्स जो थे उन्होंने पार्ट लिया था अच्छे तरीके से कैंपेन में। मोर देन हाफ ऑफ द पीपल आइडेंटिफाई दमसेल्फ एज बीइंग क्लोज टू द पोलिटिकल पार्टी। तो फिर लोग अब खुद को बहुत क्लोज मानते हैं किसी पर्टिकुलर पोलिटिकल पार्टी से। सो 1 आउट ऑफ एवरी 7 वोटर्स इज़ अ मेंबर ऑफ अ पोलिटिकल पार्टी। तो 1 आउट ऑफ 7 जो वोटर्स होते थे कनेक्टेड या फिर मेंबर होते थे किसी भी पर्टिकुलर पोलिटिकल पार्टी के। एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शंस आउटकम on final test and free elections of free and fairness elections has in the outcome itself. If the elections are not free and fair, outcomes always favors the power. अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हुई हैं, कोई मिसयूज़ हुआ है पावर का, किया है पावरफुल पार्टीज़ ने, तो ऑब्वियसली किनके फेवर में होगा रिजल्ट, पावरफुल फेवर में। ऐसी सिचुएशन में द रूलिंग पार्टी डू नॉट लूज इलेक्शंस। ऐसी सिचुएशन में जो रूलिंग पार्टी होती है वो अब इलेक्शंस को लूज़ नहीं करती। यूजुअली द लूजिंग पार्टी डू नॉट एक्सेप्ट द आउटकम ऑफ रिजिड इलेक्शंस। जो लूजिंग पार्टी होती है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। अब द आउटकम ऑफ इंडियन इलेक्शंस जो है वो खुद में कुछ कहते हैं। क्या? रूलिंग पार्टी रूटीनली लूज इलेक्शन इन इंडिया। जो रूलिंग पार्टी होती है अगर वो कोई मिसयूज़ करती है तो खुद ही हार जाती है नेशनल और इंटरनेशनल स्टेट लेवल पे। इनफैक्ट इन एवरी 2 ऑफ द थर्ड इलेक्शंस हैज़ बीन, जो 15 सालों से 2-3 बार इलेक्शंस हुई हैं उसमें से 2 बार तो रूलिंग पार्टी जो है वो हार गई है जिसने मिसयूज़ किया अपनी पावर का। यूएस में सिटिंग जो होती है अलग अलग अपोजिशनल पार्टी साथ में बैठते हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रेयरली लॉसेस एंड इलेक्शंस। उन्होंने रियली ही कोई इलेक्शन जो है वो लूज़ की है जो पावर में थी। इन इंडिया अबाउट हाफ ऑफ द सिटिंग एमपीज एंड एमएलएज लूज इलेक्शंस। बट इंडिया में आधे से ज़्यादा जो एमपीज़ और एमएलएज हैं उन्होंने इलेक्शन जो हैं वो लूज़ कर दी हैं। कैंडिडेट हु आर नोन टू हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग वोटर्स। कैंडिडेट जिस पे इल्ज़ाम लगा होता है कि उसने अपनी मनी से वोटर्स को ख़रीद दिया है। एंड दोज विद नॉन क्रिमिनल कनेक्शन आफ्टर लूज इलेक्शंस। और अगर ऐसा होता है कि किसी के क्रिमिनल कनेक्शंस हैं तो वो खुद ही जो है वो इलेक्शंस हार जाता है। बेयरिंग वेरी फ्यू डिस्प्यूट्स इलेक्शंस, द इलेक्शन आउटकम्स आर यूजुअली एक्सेप्टेड एज पीपल्स वर्डिक्ट बाय द डिफीटेड पार्टी। तो अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या फिर कोई मिसयूज़ वाली पार्टी जो है वो अगर नहीं जीतती है अगले साल तो उनको पता लग जाता है कि लोगों ने उनको वोट नहीं दिए हैं। तो क्या हो जाता है, इलेक्टोरल आउटकम्स आर यूजुअली एक्सेप्टेड एज पीपल्स वर्डिक्ट। लोगों का वर्डिक्ट ही डिफीटेड पार्टी जो है वो एज एक्सेप्ट कर लेती है। अब लास्ट है चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो अब क्या चैलेंजेस होते हैं फ्री और फेयर इलेक्शंस को वो देखते हैं। ऑल दिस लेड टू अ सिंपल कंक्लूजन कि इलेक्शंस इन इंडिया आर बेसिकली फ्री एंड फेयर। जो जितना भी हमने अभी पढ़ा उससे हमें पता लगता है जो इंडिया में इलेक्शंस होती हैं वो फ्री एंड फेयर होती हैं। Party that won an election and form does not because people have chosen it over its rival. जो पार्टी जीती होती है और जिसने गवर्नमेंट बनाई होती है वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि राइवल्स मतलब कि उसके ऑपोजिशन में जितने भी लोग खड़े थे। जैसे ये पार्टी जो है वो जीती और इसके ऑपोजिशन में 3-4 पार्टीज और भी खड़ी थी तो इसके अगेंस्ट, इनके राइवल्स के अगेंस्ट लोगों ने इसको चूज़ किया है और इसको जिताया है, इसलिए वो पावर में आई है। दिस मे नॉट बी ट्रू फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी। ऐसा हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए सही नहीं हो सकता। फ्यू कैंडिडेट्स मे वन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मनी एंड पावर। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हो सकते हैं जिन्होंने सिर्फ पैसों की और अनफेयर मीन से जीती हुई है इलेक्शंस। बट दैट ओवरऑल वर्डिक्ट ऑफ अ जनरल इलेक्शन स्टिल रिफ्लेक्ट्स पावरफुल प्रेफरेंस। देर आर वेरी फ्यू एक्सेप्शंस टू दिस रूल्स इन द लास्ट 50 ईयर्स। ऐसा कम ही हुआ है हमारी कंट्री में। दैट इज़ वॉट मेक्स इंडिया इलेक्शंस डेमोक्रेटिक। तो इस ऐसी ही चीज़ें हैं जो कि ये चीज़ें कम होती हैं इंडिया में, इसीलिए जो इलेक्शंस होती हैं इंडिया में वो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होती हैं।
Yeah, the picture look different if we ask deeper questions. Are people preference based on real knowledge? Are the voter getting a real choice? कि लोग जो हैं उनको ठीक ठाक नॉलेज है या नहीं, क्या सच में वो अपनी रियल चॉइस कर रहे हैं? इन इलेक्शंस लेवल प्लेइंग फील्ड्स फॉर एवरीवन, कि सब जो है उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी है, कि सब अच्छे से मतलब फ्री एंड फेयर तरीके से वोट करते हैं या नहीं? कैन ऑर्डिनरी सिटीजन होप टू विन इलेक्शंस? तो जो ऑर्डिनरी सिटीजन होता है, जो मामूली इंसान खड़ा होता है एज अ कैंडिडेट, उसको कोई होप होती है कि वो जीतेगा या नहीं? तो क्वेश्चंस ऑफ दीज काइंड ब्रिंग्स मैनी लिमिटेशंस। जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं वो क्या करते हैं, लिमिटेशंस और चैलेंज जो हैं वो इंडियन इलेक्शंस में क्या करते हैं, ला देते हैं। जैसे कि दीज इंक्लूड्स candidate and party with a lot of money may not be sure of their victory, but they do enjoy a big and unfair advantage over smaller parties। जिस कैंडिडेट ने पैसों से जो है वो खर्च किए हैं, उसको ये तो श्योरिटी नहीं होती कि वो जीतेगा या नहीं, बट वो बहुत सी अनफेयर और बड़ी एडवांटेजेस जो है वो इंजॉय कर लेता है किन पे, स्मॉलर पार्टीज़ पे। सेकेंड है, इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री कैंडिडेट विद क्रिमिनल कनेक्शंस। कुछ पार्ट ऑफ द कंट्री में क्या होता है, कैंडिडेट जिसके क्रिमिनल कनेक्शंस होते हैं वो दूसरे जो कैंडिडेट होता है उसको पुश आउट कर देता है। पुश आउट का क्या मतलब है, या फिर उसको मरवा देते हैं या फिर उसको निकलवा देते होंगे धमको के, तो अपनी टिकट जो है वो उसकी टिकट अपने हाथ में ले लेते हैं। कुछ फैमिली टेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी में डोमिनेट करते हैं, जैसे कि जिसकी गवर्नमेंट जिसने टिकट देनी होती है उसकी फैमिली कलेक्शंस में ही लोग जो हैं वो टिकट्स बांध देते हैं। इवन ऑफन इलेक्शंस आफ्टर द लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी पीपल फॉर बोथ द मेजर पार्टीज आर क्वाइट very often elections after little choice to ordinary citizens for both the major parties are quite similar to each other both in policies and practices। ये लोगों को थोड़ी सी ऐसी कन्फ्यूज़न या फिर ऐसी चॉइस मिल जाती है क्योंकि कोई ऐसी होती हैं दो पार्टीज़ जिनकी पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस जो हैं वो सिमिलर हो जाती हैं। स्मॉलर पार्टीज़ एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सफ़र अ ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू द बिगर पार्टीज़। जो छोटी छोटी पार्टीज होती हैं वो क्या करती हैं, डिसएडवांटेज जो हैं वो फेस करती हैं एज़ कम्पेयर टू द बिगर पार्टीज़। सो दीज चैलेंजेस एग्जिस्ट नॉट जस्ट इन इंडिया, सिर्फ ऐसा इंडिया में ही नहीं है, और भी कंट्रीज़ में ऐसा होता है जो कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होती हैं। द डीपर इशू आर अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर दोज हु बिलीव इन अ डेमोक्रेसी। लेकिन that is why citizens, social activists and the organization has been demanding reforms in our election system. So can you think of same reforms? What can an ordinary citizens do to face this challenge? तो आइए इनका आंसर कहाँ ढूंढे, ये तो चैप्टर ही ख़त्म हो गया। अच्छा, तो मैं आपको बताती हूँ कि ये क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हैं ये। तो अब ये जो डीपर इश्यूज़ हैं ऑन द मैटर ऑफ कंसर्न, कि जो लोग डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं उनके लिए थोड़ा जो बड़ा गहरा इशू हो सकता है, बट दैट इज़ वाई सिटीजन सोशल एक्टिविस्ट जो है वो डिमांड करते हैं कि रिफॉर्म होने चाहिए थोड़ा हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में। क्या आप लोग भी चाहते हैं कि ऐसा कुछ रिफॉर्म हो? व्हाट कैन एन ऑर्डिनरी सिटीजन्स डू टू फेस दिस चैलेंजेस? अब ऑर्डिनरी सिटीजन्स को क्या करना चाहिए अगर वो ऐसी चीज़ें फेस करता है कि कोई बड़ा कैंडिडेट उनको उनकी फैमिली को दबाने की कोशिश करता है, कहता है कि मैं आपको पैसे प्रोवाइड करता हूँ, तो इस सिचुएशन में ऑर्डिनरी सिटीजन्स को क्या करना चाहिए? सो विद दिस द चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। तो इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स आपके आ गए हैं, तो ये चैप्टर यहीं कंप्लीट हो जाता है हमारा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अच्छे से पढ़ते रहिए। आपको पता है कि अगले साल आपने 10th के एग्ज़ाम्स देने हैं, तो अगर आप अभी से ही डील करोगे तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा आपके लिए ही 10th में अच्छे से पढ़ना। सो विद दिस बाय बाय एंड टेक केयर।